Namaste. I, Javian Swarnama, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So, in this session, we will discuss about the bank's jobs. So, firstly, we started to talk about the IBPS PO. So, what is IBPS PO? It is a basically it is a बैंक जॉब, ठीक है। जिसमें आप क्या बनेंगे, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बनेंगे। जो क्या काम करता है, जो क्लरिकल वर्क को मैनेज करता है, जो कि जितना भी आपका बैंकिंग के बेनिफिट्स हो गए या आपके जो भी ऐसे वर्क हो गए कि आपको बैंक से बेनिफिट्स, बैंक कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, उसके आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपका क्लरिकल स्टाफ क्या वर्क कर रहा है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपना पूरा बैंक को, जिस भी बैंक के आप पीओ हैं, उसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें डिसीजंस, आपको डिसीजन मेकर एक तरह से आप बात कर सकते हो। तो आप वो क्या बनेंगे, वो किससे बनेंगे, आईबीपीएस पीओ से बनेंगे, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का क्या सीन होता है, कैसे हम लोग कर पाते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो जब हम बीसीए कर लेते हैं तो आफ्टर कोई भी जो भी हमारा क्वालिफिकेशन है, जो भी हमारा बैचलर डिग्री है या फिर डिप्लोमा से हमने कोई डिग्री किया है, तो उन सब से हम क्या कर सकते हैं, उन सब के बाद हम अपना आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे हमने बीसीए किया हो, चाहे हमने डिप्लोमा किया हो 3 इयर्स का, चाहे हमने बीटेक की हो, चाहे हमने एमसीए किया हो, चाहे हमने एमटेक किया हो, हम ये पीओ का एग्ज़ाम का फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हमने अपना पीओ का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका 60% आपका आना चाहिए। अपने जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप प्रोग्राम में फिल किया है अपना, आपने उसमें 60% स्कोर करना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल स्कोर, नॉट कि आपने फर्स्ट सेम में 60% कर लिया, हाँ अब तो मैं एलिजिबल हो गई, नहीं। आपका ओवरऑल स्कोर कार्ड जो होगा वो कितना होगा, 60% आपका होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाओगे, आप एलिजिबल हो, आप उस एग्जाम को, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे दे सकते हैं। अब आईबीपीएस पीओ के एग्जाम पूरे ईयर में 2 टाइम्स हम फिल होते हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ के बेसिस पे भी ये होता है। एसबीआई पीओ एक अलग चीज़ है, आईबीपीएस पीओ एक अलग चीज़, ये है दोनों ही पीओ, लेकिन क्या है, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग जो बैंक्स हैं, या अलग अलग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट्स के जो बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट जो बैंक है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पीओ की जो जॉब्स हैं उनको ओपन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो वो उनका जो बेस है कि किसके बेस पे वो क्या कर रहे हैं, अपना पीओ का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो एक अलग केस होता है, ठीक है। तो आईबीपीएस क्या करता है, आईबीपीएस जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्जाम्स होते हैं उनका कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। एसबीआई पीओ एक अलग चीज़ है। एसबीआई पीओ का से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एसबीआई वाले बैंक, जितने भी एसबीआई के बैंक हैं, उन्हीं में हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी विद इन जो भी आपका एरिया आपने चूज़ किया है, अगर आप क्लियर हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप पीओ के एग्ज़ाम में अपना कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब पीओ का एग्ज़ाम होता क्या है, कैसे कर सकते हैं उसको क्लियर। तो पीओ का एग्ज़ाम बहुत 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 बेसिक चीज़ है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बोली थी कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना रीजनिंग करना है, ठीक है। आपका रीजनिंग अभी से क्लियर है। मैंने कहा था फर्स्ट ईयर से ही आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपका रीजनिंग क्लियर होने लगेगा, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक आपका रीजनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपके पास रीजनिंग का पार्ट क्लियर है। आप उसमें आपका जितना भी आपका कमांड थी, हर एक मेथड में, हर एक टॉपिक पे, हर एक एक्सरसाइज पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जब आईबीपीएस का एग्जाम आप देने गए तो उसमें क्या आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है। रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज आती है। 2 तरीके के पेपर होते हैं जब भी आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देते हो। एक होता है प्री, दूसरा होता है मेंस, ठीक है। प्री में क्या आता है, आपका रीजनिंग आती है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है। तीनों चीज़ें आती हैं। इनमें से आपने क्या कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो डे टू डे डेली लाइफ में, आजकल आप पढ़ ही रहे हो, आपका यूसीसी क्लास लगती है, यूनिवर्सिटी ने आपकी क्लासेस लगवा रखी हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका ग्रामर भी अच्छा हो रहा है साथ में। अब दूसरी चीज़ क्या मैंने बोली, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट डे से ही आप क्या करो,
अपना रीजनिंग का पार्ट क्लियर करना स्टार्ट करो। क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, चाहे आप अपना कोई भी इंटरव्यू दे दो कहीं से भी कंपनी में कहीं पर भी, तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना रीजनिंग पार्ट क्लियर करना, क्योंकि रीजनिंग तो हर एप्टीट्यूड में आती ही आती है। ठीक है, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, अपना रीजनिंग पार्ट क्लियर करना है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अभी हो ही रहा है। अब तीसरा क्या बचा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका बेसिक है, जिसको मैथ्स, जैसे मैंने कहा था मैथ्स के लिए मैंने बात करी थी मैथ्स की, तो मैथ्स भी आपका वही चीज़ है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, 8 से लेके 10 तक, ज़्यादा नहीं कह रही, 8 से लेके 10 तक के मैथ्स उठाना स्टार्ट कर दो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पीसीएम से नहीं है, जो कि बायो से हैं, या फिर मैथ्स में पीसीएम के होने के बावजूद भी मैथ्स में क्या है, उनकी कमांड कम है, मैथ्स में वो नहीं कर पाते। तो आपके पास टाइम है बच्चे, आपके पास, सबके पास टाइम है। आपके पास अभी 3 साल हैं, 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, अपना बेस क्लियर कर सकते हो। बेस क्लियर होने पे आपका क्या होगा, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आपका कोई आप एप्टीट्यूड इंटरव्यू के से जो पहले एप्टीट्यूड होता है वो आप दे दो, आप किसी भी वर्ल्ड में जाना चाहो, चाहे आप गवर्नमेंट के अलावा कॉर्पोरेट में भी ट्राई करना चाहो, आप कर सकते हो अगर आपका बेस क्लियर है। और बेस से मेरा क्या मतलब है, आपका एप्टीट्यूड क्लियर है। एप्टीट्यूड में क्या आ गया, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तीनों चीज़ें आपके एप्टीट्यूड में आ गई। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है कि आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को ही साथ में लेके चलना है। अगर आप इन तीनों को साथ में लेके चलते हो अभी से, तो आप क्या कर पाओगे, अपना जो भी प्री का एग्ज़ाम है आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बहुत से क्या होते हैं कि प्री के एग्ज़ाम से फिल कर दिया, ठीक है, उससे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, अरे तब तक तो हम पढ़ लेंगे, हमारी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग तो हम कर ही लेते हैं, इंग्लिश भी हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से ही हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा तो इंग्लिश तो हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बात। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं आपको क्या करना, ऐसा नहीं है कि आप जैसे एक मैथ्स का ही, सिर्फ एक मैथ्स का पेपर आया, उसमें आपको रीजनिंग नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको तीनों एक साथ आएंगे, तीनों मिक्स में आएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपना एग्ज़ाम देने के लिए टाइम, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, सॉरी, क्या हुआ कि आपका एक पेपर आया, ठीक है, उस पेपर में आपने क्या किया, पेपर देना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने इंग्लिश उठा ली, चलो इंग्लिश का दे दिया, लेकिन पता है क्या होता है, धीरे 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 टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अरे मैथ्स के तो मैं इतनी क्वेश्चन कर पाई, अरे रीजनिंग के तो मैं कर ही नहीं पाई, मैं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, मैथ्स में ही मैं अटकती रह गई। ऐसी चीज़ें बहुत बार होती है। जब भी आप किसी भी IBPS, पीओ छोड़ो, क्लर्क के लिए भी अगर आप किसी को पूछोगे ना कि आपने क्लर्क का पेपर दिया, आपका कितना क्वेश्चन हुए, तो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है किसी को ये, किसी से ये सुनना कि हाँ मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और सारे के सारे सही हैं। अटेम्प्ट लोग बहुत सारे करते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर मेरे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 के 100 मैं अटेम्प्ट कर लूंगी, बट क्या 100 के 100 सही है? अगर 100 के 100 सही नहीं है तो जितने गलत हैं उतनी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, जितना पॉजिटिव बन रहा था सब जीरो हो गया। तो क्या हुआ, हमारा पूरा जितना भी हमने वर्क किया सब जीरो हो गया। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है, हमको वही अटेम्प्ट करना है जो कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है। मैं 100% डैम श्योर हूँ कि ये आंसर ही होगा, इसका और कोई आंसर नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, कि मेरे को अगर मेरे को फिक्स करना है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे, मैं क्लियर होनी चाहिए मेरे थॉट से कि मेरे को ये वाली चीज़ आती है और ये वाली चीज़ नहीं आती। जो नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, जो आता है उसमें टाइम देना है, और उसमें भी फिक्स करना है टाइम कि मुझे इतने मिनट में, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन को टाइम नहीं देना चाहती। ठीक है, अब अगर आपको लगे कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल की बात है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल भी बोलूँ कि कोई रीजनिंग का ही क्वेश्चन ले लूँ, मान लो कि मैं वर्क टाइम का कोई क्वेश्चन ले लूँ, या मैं टाइम डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन ले लूँ, तो 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? तो इसीलिए आपको क्या करना है, अभी से तैयारी करनी, ताकि आप 1 मिनट में
within 1 minute you can solve any question, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो आपके इंग्लिश का हो। आपको अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है कि आप उसका विदिन 1 मिनट आप उसको सॉल्व कर सको। आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ। ऐसा नहीं कहता कोई भी कि वहां पर कोई आपकी स्टेप्स नहीं काउंट कर रहा। जैसे अब तक क्या होता था, चलो मेरा क्या है, मेरा है ना वो सही नहीं है कि भाई टाइम मेरा सही नहीं है कि मैंने करना है कि स्टेप्स मेरी सही आ रही हैं या नहीं आ रही। अभी तक क्या करते थे हम लोग कि मेरे को चलो आंसर तो नहीं आता, स्टेप्स तो आती हैं, तो मैं स्टेप 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 लिख देती हूँ कि ये यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद का नहीं आ रहा, इतनी जितनी स्टेप लिखी इतने इसमें तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर के मार्क्स मिलने हैं। वहाँ पर कोई चेक नहीं कर रहा कि आपने क्या स्टेप यूज़ किया, फिर कोई चेक नहीं कर रहा कि आपने क्या रूल यूज़ किया, क्या फॉर्मूला यूज़ किया, किस तरह से किस पैटर्न में आपने उसको सॉल्व किया। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी जा रही है कि आपका आंसर सही है या गलत। सही है तो पॉजिटिव मार्किंग, गलत है तो नेगेटिव मार्किंग। तो बस आपको क्या देखना है, आपको अपना जो भी आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, आप चाहे अपनी बेसिस पे कोई भी आप कर सकते हो, चाहे आप अपना छोटे छोटे ट्रिक्स बनाओ या छोटे छोटे, जैसे पीसीएम के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो पैराडिक टेबल होती थी उसको याद करने के लिए लोग अलग 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 तरीके की राइमिंग्स बनाया करते थे। ठीक है, वो राइमिंग्स के बेसिस पे क्या होता था, उस पूरी पैराडिक टेबल जो थी उसको हम याद करते थे कि हाँ हाँ इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो ही ट्रिक्स हैं। आपको वैसी ही ट्रिक्स अपने जो डे टू डे ये जो एप्टीट्यूड मैं बोल रही हूँ, पूरा एप्टीट्यूड इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपका जो ये रीजनिंग हो गया, इन सब के लिए आपको वैसे ही बेसिक बनानी है, ट्रिक्स बनानी है, और उसी से आप क्या कर पाओगे, अपना प्री क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मेंस की बात करो तो मेंस में भी यही आता है, लेकिन थोड़ा वास्ट हो जाता है, और उसके साथ आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल जो भी आपके चीज़ें हैं, उसमें एक बैंकिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट भी आ जाता है, तो वो बात की बात है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि आपको अगर IBPS PO या किसी भी PO का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको क्या करना होगा। आपको अपना बेस तैयार करना है। स्पेशली आपको अभी से टाइम देना चालू करना है, आपके खुद के ऊपर अपने आप को टास्क देना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, और किस तरह से मेन के पेपर के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, I'll resolve it. This session is powered by Digital Vision 2.0 Jayoti Vidya Public Women's University. Thank you.